का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल का। दिन की सारी बड़ी खबरें, सारी जरूरी खबरें, जेब जिंदगी से जुड़ी खबरें मनी सेंट्रल लेकर तैयार हैं। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें, खबरों पर विश्लेषण करें, उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी खबरें हमारे शो का हिस्सा हैं, किनको चुना है हमारी टीम ने आज डिस्कशन के लिए। शुरुआत मानसून की होगी क्योंकि दिन चल रहे हैं मानसून के। बारिश के ताजा आंकड़े क्या बता रहे हैं? पूरे देश में मानसून आ गया लेकिन स्थिति अभी बहुत बेहतर नहीं है। कहां क्या स्थिति है ये जानेंगे। रसोई में लगा महंगाई का तड़का। रसोई की थाली, रसोई के बहुत सारे मोर्चे पर अचानक महंगाई फट गई है। चाहे मसाले हो, चाहे अनाज हो, चाहे सब्जी हो। ऐसा क्यों हुआ है? क्या है इस महंगाई के पीछे की वजह, ये जानेंगे। क्यों महंगे हुए मेडिकल इंश्योरेंस की महंगाई एकाएक बढ़ी है, क्या उसके पीछे का कारण है, ये जानेंगे। कहां अटक रही निजीकरण की गाड़ी बार बार धक्का लगाने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाती है। सरकार आगे बढ़ती है 1 कदम, पीछे हट जाती है 2 कदम। ताजा मामला पवन हंस का है। आखिर क्यों अटक जाती है बार बार ये निजीकरण की गाड़ी, ये समझेंगे। बायजूस के प्रमोटर क्यों बेच रहे हिस्सेदारी? बायजूस के प्रमोटर ने बीते 5 सालों में कंपनी से अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेच दी। 70-71% हिस्सेदारी हुआ करती थी, घट के 21% रह गई। क्या वजह है, क्यों ऐसा हुआ, क्या इसका मतलब है, क्या इसके मायने हैं, ये समझेंगे। और दिन की सबसे बड़ी खबर आज है रूस से। भारी पड़ने लगा रूस का तेल। महंगा पड़ा हो ना पड़ा हो, लेकिन भारी पड़ने लगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्या इसके मतलब हैं, क्या मायने हैं, ये सब भी समझेंगे। ये दिन की बड़ी खबर जरा गंभीरता से सुनिएगा, बारीक से सुनिएगा, क्योंकि तेल बाजार में बड़ा उलटफेर भी हो रहा है और भारत के नजरिए से ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो आज दिन की सबसे बड़ी खबर है। खैर, आगे बढ़ते हैं। शुरुआत मानसून के साथ। मानसून सीजन में बरसात की कमी तो अब सिर्फ 8% बची है, लेकिन देश के 45% सब डिवीजन ऐसे हैं जहां मानसून सीजन में अब तक सामान्य के मुकाबले कम बरसात हुई है। दरअसल सब डिवीजन में जब बरसात होती है तो उसी से ये आंका जाता है कि मानसून आया, नहीं आया, बारिश ज्यादा हुई, कम हुई, सही हुई। तो 45% सब डिवीजन अगर ये बता रहे हैं कि अभी बरसात कम हुई है, तो मानसून आना ना आना आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतर आया है। मौसम विभाग के आंकड़े क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का हिस्सा, उड़ीसा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, सामान्य के मुकाबले इन राज्यों में, इन जगहों पर बहुत कम बरसात हुई है। जुलाई में ये उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि देश भर में अच्छी बरसात होगी और इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा। सर, क्या मतलब है इन ताजा आंकड़ों का? मानसून के जो आंकड़े हम लगातार आपको मनी सेंट्रल में नियमित रूप से फॉलो कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए जानना जरूरी है। मानसून से ज़्यादा मूल्यवान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोई चीज़ नहीं होती और हर साल की दृष्टि से, इसलिए मनी सेंट्रल में हमारी कोशिश होती है कि मानसून से जुड़ी हुई हर खबर को आपके बीच में बताएं। जुलाई का महीना मानसून की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण महीना माना जाता है, क्योंकि जून से मानसून की आमद शुरू होती है और जून के अंत तक मानसून पूरे देश के हिस्से में छा जाता है। जुलाई में जो बारिश होती है वही वास्तविक रूप से मानसून की बारिश मानी जाती है। जुलाई और अगस्त के महीनों में, थोड़ा अगस्त के हिस्सों में अब जो परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है, वो परिस्थिति मानसून की अपनी पारंपरिक व्यवस्था से बिल्कुल उलट है। देश के एक बड़े हिस्से में, जिससे शुभम ने आपको बताया, करीब करीब 45% हिस्से में, खासतौर से जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, जो पूर्वी प्रायद्वीपीय हिस्सा है और दक्षिण का हिस्सा है, इन हिस्सों में मानसून की बारिश की कमी का प्रतिशत 60 से 90% तक है। यानी कहीं कहीं 60 से 90% तक पानी नहीं बरसा है। अब यहाँ से सारा दारोमदार जुलाई के अगले 15 दिनों पर है। मौसम विभाग की तरफ से, जो मौसम विभाग जिस तरह से अपनी भविष्यवाणियाँ करता है, जिसमें इधर भी जाने और उधर भी जाने, दोनों तरफ जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं आमतौर पर, तो मौसम विभाग ने यह कहा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉन्ग पीरियड एवरेज में, मौसम विभाग लंबे समय के आधार पर अनुमान करता है कि मानसून पॉजिटिव साइड ऑफ नॉर्मल हो सकता है। नॉर्मल नहीं होगा, पॉजिटिव साइड ऑफ नॉर्मल होगा। ये नई भाषा है जो मानसून के बारे में इस बार मौसम विभाग ने दी। नॉर्मल भी नहीं कहा है और डिफिशिएंट भी नहीं कहा है, नॉर्मल के आसपास होगा। पर अभी अगर सामान्य मानसून की पुरानी परिभाषाओं के आधार पर देखें तो भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में मानसून सामान्य बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर पानी की कमी है। अब इसके बाद जुलाई की जो अगले 15 दिनों की बारिश है, ये तय करेगी कि क्या सूखा होगा कि नहीं होगा। जुलाई और अगस्त की बारिश पर इस बात का दारोमदार होगा कि जब आप 15 अगस्त के आसपास होंगे तो हमें पता चलेगा कि भारत के कितने हिस्सों में दरअसल वास्तविक रूप से सूखे जैसी हालात बने और कितने हिस्सों में बारिश हुई है। एक और बात यहाँ जानना ज़रूरी है कि मानसून का इस बार का मिजाज पिछले कई सालों के मिजाज से काफ़ी बदला हुआ है।
उन इलाकों में जहां आमतौर पर कम पानी बरसता है भयानक बारिश हुई है और काफ़ी तेज़ बारिश हुई। भारत के पश्चिमी इलाकों में, पश्चिमी तट पर, यहाँ तक कि राजस्थान के हिस्सों में, गुजरात के हिस्सों में, महाराष्ट्र के हिस्सों में सामान्य से अधिक और काफ़ी अधिक बारिश हुई है। उस सामान्य से अधिक बारिश से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि उससे फसलें खराब होती हैं, बाढ़ आती है, मिट्टी कटकर बहती है। पर वहाँ पर सामान्य से अधिक बारिश हुई है। तो अगर आप नक्शा देखें तो नक्शे में बारिश की मात्रा के हिसाब से एक हिस्सा नीला और एक हिस्सा पीला दिखाई देगा, पर जो पीला हिस्सा है वहाँ से चिंता है। और वहीं से निकलती है हमारी दूसरी खबर, क्योंकि वहीं महंगाई की फैक्ट्री खुली है। महंगाई पर अगली बात, अगर आंकड़ों को देखकर आपको ऐसा लग रहा था कि अब ब्याज दरें कम हो जाएंगी, महंगाई अब थम गई है, निचले स्तर पर आ गई है, तो अब आप थोड़े से सतर्क हो जाइए। क्यों? क्योंकि रिटेल महंगाई फिर से भड़क सकती है। महंगाई फिर से भड़कने की आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि रसोई में इस्तेमाल होने वाली ज़्यादातर चीज़ें अब महंगाई पकड़ रही हैं, उनके दाम जो है वो जोर पकड़ रहे हैं। जीरे का भाव पहले ही आसमान पर है, अब हल्दी और धनिया की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। अरहर की दाल की महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। कल हमने आपको बताया था सरकार खुले स्टॉक से 50,000 टन दाल बेचने का भी फैसला ले रही है महंगाई को काबू करने के लिए। टमाटर की कीमतें इस समय लगातार चर्चा में, भारत के किसी भी हिस्से में चले जाइए टमाटर की कीमतें 100 रुपये 150 रुपये किलो तक की खबरें आ रही हैं। ऊपर से गेहूँ चावल की महंगाई पूरा पिछले साल से लगातार जारी है, हम इस पर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। तो गेहूँ, चावल, दाल, मसाले, आप देखिए दूध, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रसोई में इस्तेमाल होने वाली हैं जिनकी महंगाई कम नहीं हो रही है, लगातार भड़क रही है। और इसकी वजह से आशंका है कि रिटेल महंगाई फिर से एक चुनौती बनकर खड़ी हो सकती है। सर, कई मोर्चों पर अचानक महंगाई फट पड़ी, ऐसा क्यों? महंगाई का, जैसा हमने शुरुआत में कहा कि महंगाई का असर आप सीधे मानसून से देख सकते हैं। जिन दो तरीके की खाद्य महंगाई के पैटर्न हमें इस समय दिखते हैं और रिजर्व बैंक और सरकार के लिए बेहद चिंता का सबब बनने वाला ऐसा दिखता है। एक वो पैटर्न है जिसमें खाद्य उत्पादों की कुछ महंगाई पीछे से चली आ रही थी, यानी लेगेसी में चली आ रही थी। चावल की और गेहूं की महंगाई पिछले साल शुरू हो गई थी। पिछले साल खरीफ के मौसम के बाद ही चावल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई थी। गेहूं की कीमतें पिछले साल से लगातार बढ़ रही। सरकार ने 2-3 बार बाजार में दखल दिया है तो गेहूं की कीमतों में 4-5% की कमी आई है। पर अगर आप सालाना आधार पर देखें तो गेहूं पिछले साल से महंगा है, जिसका असर आपको गेहूं से और चावल से बनने वाले तमाम उत्पादों की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। यानी ये घर महंगाई ने पहले ही घेर रखा था और वो मजबूती से वहां जमी हुई है। केवल हमें महीने के आधार पर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी और कमी बेशी दिखाई देती है। थोक मूल्य सूचकांक में और खुदरा मूल्य सूचकांकों में, थोक मूल्य सूचकांक में अनाज की महंगाई दहाई के अंकों में, खुदरा मूल्य सूचकांक में इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बदलाव होता दिखता है। अब जिन इलाकों में मानसून कमजोर है, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत, मध्य भारत, उन इलाकों से जो ताजी महंगाई निकल रही है वो स्पाइसेस की महंगाई है, मसालों की महंगाई है। क्योंकि इन इलाकों में मसाले पैदा होते हैं, इसलिए आप टर्मरिक, कोरिएंडर, हल्दी, धनिया, इन मसालों के कारण, बारिश कम होने के कारण, सूखे के कारण यहाँ से मसालों की महंगाई में बढ़ोतरी दिखाई दे रही। जीरा जैसे एक महत्वपूर्ण भारत के भोजन का महत्वपूर्ण मसाला है, इसकी कीमत पिछले साल से लगातार बढ़ रही है। स्पाइसेस एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत के फूड बास्केट का, फूड बास्केट में भी इन्फ्लेशन की बास्केट का, जिसकी इन्फ्लेशन पिछले 1 साल से परेशान कर रही है। तो अब आप, दूध की महंगाई तो है ही, इस पर बात पहले से की जा रही, सरकार भी मान रही कि दूध की कीमतें बढ़ी हुई और लगातार बढ़ रही हैं। दोनों प्रमुख अनाज महंगे हैं। स्पाइसेस की महंगाई हमारे सामने दोबारा वापस लौट आई, जिसमें धनिया, हल्दी और जीरा तो कम से कम महंगे होते सामने और काफ़ी ज़्यादा महंगे होते दिखाई दे रहे हैं। और दलहन की कीमतें बाजार में पहले से ऊंची हैं, सरकार को अपने स्टॉक से दलहन बेचनी पड़ रही है। अब केवल खाद्य तेल ऐसे हैं जहां पर कीमतों में थोड़ी कमजोरी या थोड़ा दबाव दिखाई दे रहा है। ये सारा आंकड़ा रिजर्व बैंक की पूरी कोशिशें और ब्याज दरों को कम करने की पूरी कोशिशों में की राह में सबसे बड़ी बाधा बनने वाला है। अगर जुलाई में मानसून उसी तरीके की परिस्थिति में रहा जैसा जून में रहा था, अगर जून वाली परिस्थिति मानसून की जुलाई में रही तो फिर खाद्य महंगाई बड़ी चुनौती होगी। रसोई की महंगाई के साथ बीमा की महंगाई भी बढ़ रही है लगातार। बीते 1 साल में अगर आप देखें तो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम 10 से 25% बढ़ गया है। अब आप देखिए, एक तरफ रिटेल महंगाई 6% के आसपास है, वहीं मेडिकल इन्फ्लेशन जो है वो 15% पहुंच गई, यानी कि 2 गुने से भी ज्यादा हो गई है, जिस वजह से बीमा कंपनियों ने मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम में बढ़ोतरी भी की है। सर, क्यों बढ़ गई ये प्रीमियम? बीमा कंपनियों को दिखाई दे रहा है कि अस्पतालों में भर्ती होने पर अब आपसे हर चीज़ की ज़्यादा फीस वसूली जाती है। दवाओं की महंगाई तो पिछले 2 साल से दिखी रही। हॉस्पिटल्स में सारे खर्चों की कीमत, चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिट होने का खर्च हो, चाहे बेड का खर्च हो, रूम का हो, ऑपरेशंस का हो, सारा एक्सपेंडिचर पूरे मेडिकल बास्केट में महंगा हो चुका। उसमें बहुत कुछ ऐसे खर्च हैं जो मेडिकल इन्फ्लेशन की गणना में रिफ्लेक्ट भी नहीं होते, उसमें दिखाई भी नहीं देते। और 15% की मेडिकल कंज्यूमर सूचकांक में, उपभोक्ता सूचकांक में 15% की मेडिकल इन्फ्लेशन मोटे तौर पर दिखती है। पर पूरा का पूरा मेडिकल बास्केट आपके
घर के पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ, जो जिसके यहाँ जाकर आप सामान्य इलाज कराते हैं, जो आपके मोहल्ले के डॉक्टर, उनके पर्चे से लेकर और एक बड़े हॉस्पिटल तक, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक में इलाज कराने के खर्च में 15 से 25% तक की बढ़ोतरी हुई है। और इस बढ़ोतरी की वजह से बीमा कंपनियों को अब अपने प्रीमियम बढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि क्लेम्स बढ़ रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रही। एक कॉस्ट जो आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले किसी हॉस्पिटल में जाकर कोई ट्रीटमेंट कराने की थी, उससे ज़्यादा कॉस्ट अब हॉस्पिटल वसूल रहा है। तो इसलिए 10 से 25% तक और काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी है जो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम में होने वाली है। और ये बढ़ोतरी आम तौर पर, ये महंगाई जब भी शुभम आती है ना, हेल्थ में, केयर में, सर्विसेज में, ये कभी वापस नहीं लौटती क्योंकि ये सबसे स्थायी महंगाई होती है। एक बार जब कीमतें बढ़ती हैं हेल्थ सर्विसेज की तो उनमें कमी नहीं आती। तो इस साल अगर आप अब जब हेल्थ इंश्योरेंस अपना जिस समय भी रिन्यू कराएंगे साल में, उस समय तैयार रहिएगा कि आपसे 10 से 25% तक ज़्यादा प्रीमियम वसूला जाएगा। केंद्र सरकार पैन या आधार के गलत इस्तेमाल या डेटा चोरी को लेकर सख्त कानून बना सकती है। देखिए, कानून तो अभी भी है, सजा अभी भी है, लेकिन अब सरकार इस पर आगे बढ़कर कुछ सजा का प्रावधान बढ़ा सकती है। दरअसल टैक्स चोरी के मामले लगातार आ रहे हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड के नंबर चोरी करके गलत तरीके के काम किए जा रहे हैं और इन्हीं पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब न्यूनतम जुर्माने को और उम्र कैद जो जेल में कैद की सजा है, इसको बढ़ा सकती है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? 2-3 वजह से भारत में पैन और आधार के आंकड़ों का दुरुपयोग हो रहा है। एक तो दुरुपयोग आपको दिखाई दे रहा है पैन और आधार चुराकर जीएसटी की कंपनियां बनाने में, जो सबसे बड़ा फ्रॉड है और अपने आप में सबसे संगठित फ्रॉड दिखाई दिया। तो सब समस्या है कि पैन और आधार सबसे महत्वपूर्ण पहचान की प्रक्रिया है और इसमें बार बार बायोमेट्रिक के जरिए किसी व्यक्ति के पहचान की संभावना नहीं होती। एक ओटीपी आता है और उस ओटीपी से चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं। इस व्यवस्था ने सुविधा तो पैदा की है, लेकिन अब पैन और आधार का दुरुपयोग और इस्तेमाल बहुत सारे कई पैमानों पर अलग अलग तरीके से होने लगा है। चाहे वो आपका के पैन आधार के डेटा को चुराकर दूसरे को लीक किया जाए, बेचा जाए, या उसके आधार पर कोई कंपनी बना ली जाए। और इसलिए अब सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है कि पैन और आधार के दुरुपयोग के ऊपर जुर्माना भी बढ़ाया जाएगा, सजा का प्रावधान भी बढ़ाया जाएगा। और ये सब कुछ अभी हाल में जो जीएसटी का घोटाला निकला है, जीएसटी में पैन और आधार चुराकर फर्जी कंपनियां बनाकर उनसे इनपुट टैक्स क्रेडिट वसूला गया, उसे रोकने से ज़्यादा प्रेरित दिखाई देता है। अगर आप बैंक में नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आपकी मेरिट और मेहनत काफ़ी नहीं है, अब आपके पास अच्छा सिविल स्कोर भी होना चाहिए। अब आप सोचिए कितनी अजीब सी बात है कि नौकरी के लिए भी सिविल स्कोर की ज़रूरत पड़ेगी। आईबीपीएस ने इस साल पहले बड़े क्लर्कों के पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि आवेदकों के लिए क्रेडिट हिस्ट्री का नया क्लॉज जोड़ा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि आपको सिविल स्कोर भी एक लेवल पर मेंटेन करना होगा। क्या नया क्लॉज है सर और इस फैसले का असर क्या होगा? इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड, जिसको बैंकिंग भर्ती बोर्ड कहा जाता है, वो जब भर्ती करने जा रहा है अपने यहाँ क्लर्क्स की, जिनकी आमतौर पर औसत एज 20 से 28 साल के बीच में होती है, तो उनसे कहा गया है कि उनका सिविल स्कोर 650 के आसपास होना चाहिए। सिविल स्कोर के बारे में आपको पता होगा कि अगर आप कर्ज लेने जाते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है वो आपकी कर्ज की पात्रता और कर्ज देने के पिछले व्यवहार का पैमाना होता है और उस आधार पर आपको बैंक कर्ज देता है। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है, यानी आपने पिछले कर्ज समय से नहीं चुकाए हैं, किस्तें नहीं चुकाई हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। सर शुभम ने कहा, यह बेहद अजीबोगरीब फैसला लगता है। 20 से 28 साल का व्यक्ति का युवा जो बैंक में क्लर्क की नौकरी करने जाएगा, उसे सिविल स्कोर बनाने के लिए या तो उसके पास कर्ज होना चाहिए या उसके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड दे रहा है जिसके आधार पर अपना सिविल स्कोर क्रिएट करेगा? और कर्ज लेने की स्थिति में तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि वो नौकरी पाने के लिए कतार में है और नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है। लेकिन बैंकिंग नियामकों ने और बैंकिंग भर्ती अधिकारियों ने यह अनोखा फैसला लिया है कि नौकरी पाने से पहले उसे इस बात को ध्यान रखना होगा उसका सिविल स्कोर मेंटेन किया जाए। सिविल स्कोर मेंटेन करने के लिए उसके पास कुछ होगा कि नहीं पता नहीं है, पर बैंकों में क्लर्कों की नई भर्ती शुरू हो रही है। सब पता अभी हाल फिलहाल में जो सूचना है उस हिसाब से करीब 4000 के आसपास बैंक क्लर्क्स की भर्ती की जानी है इस साल। पब्लिक सेक्टर बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं उन्होंने करीब 28,400 के आसपास अलग अलग वैकेंसीज बनाकर रखी, जिनमें से एक हिस्से की भर्ती अभी शुरू होगी। लेकिन अब कर्मचारी आवेदन करने वालों के पास सिविल स्कोर 650 का होना चाहिए, तब उसकी आवेदन के वो पात्र हो पाएंगे। 20 साल की उम्र में ये पेपर दिया जाता है। आप सोचिए 20 साल का बच्चा जब कर्ज लेने के लायक होगा नहीं होगा, पहले तो ये सोचिए कर्ज किसे दिया जाता है, इसकी कोई इनकम हो, और वो तो खुद ही नौकरी ढूंढ रहा है, पेपर में बैठ रहा है। 20 साल का आदमी कहाँ से क्रेडिट स्कोर लाएगा? इसलिए निश्चित तौर पर इस फैसले पर विचार होगा, इस पर कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ेगी।
सरकारी कंपनियों के निजीकरण के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है, लेकिन अधिकतर प्रयास असफल हो रहे हैं। ताजा मामला देखिए हेलीकॉप्टर कंपनी पवन हंस का। सरकार ने पवन हंस को तीसरी बार बेचने का प्रयास किया, नीलामी भी हो गई, नीलामी सफल भी रही, लेकिन नीलामी जीतने वाली कंपनी को बाद में अनफिट पाया गया और सरकार ने पवन हंस को बेचने का जो फैसला था उसको पीछे हट गई सरकार, उससे उसको वापस ले लिया। सर, निजीकरण के मोर्चे पर कोई सफलता क्यों नहीं मिल पा रही? ये तीसरा बड़ा निजीकरण का प्रस्ताव है जो सरकार, जिसमें सरकार को मुंह की खानी पड़ी या सफलता हासिल हुई। स्टार 9 मोबिलिटी ने पवन हंस को खरीदने की कोशिश की थी। सरकारी हेलीकॉप्टर कंपनी है, सरकार की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी बिक गई है। पवन हंस एक कंपनी बची हुई थी जो कई जगह तीर्थों के बीच में और कई प्राइवेट लेवल के ऊपर और भी सरकारी सेवाओं के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस चलाती है। स्टार 9 मोबिलिटी ने इसके लिए निविदा डाली थी, लेकिन कंपनी को तकनीकी रूप से सही नहीं माना गया और इसका स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट वापस हो गया। ये पहला नहीं है। पिछले साल सितंबर याद करिए, सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 100% स्टेक बेचने की बात का फैसला किया था। माननीय पूरी की पूरी कंपनी का निजीकरण किया जाना था। इसमें भी जो सक्सेसफुल बिडर आई थी कंपनी, वो बाद में डिस्क्वालीफाई कर दी गई, यानी उसे स्वीकार नहीं किया गया और ये एक विनिवेश भी सरकारी कंपनी का पीछे चला गया, उसके बाद दोबारा नहीं हो पाया। और पिछले साल जो सबसे बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला था वो दरअसल बीपीसीएल का होने वाला था, भारत पेट्रोलियम का, इसका जो कि पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनी थी और लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी। कुछ बड़ी तेल कंपनियों से खरीदने की बात भी चल रही थी, लेकिन सरकार ने इसे भी विड्रा कर लिया। तो फिलहाल अभी अगर आप ध्यान से देखें तो 3 बड़ी कोशिशें निजीकरण की पूरी तरह खेत रही हैं, उनमें सरकार को सफलता नहीं मिली। और अब मौजूदा परिस्थिति में जबकि चीज़ें चुनाव की तरफ बढ़ रही हैं, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, बाजार भी थोड़ा सा नरम गरम है, कंपनियां अपने कर्ज में दबी हुई हैं, तो अब विनिवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ने की रफ्तार और धीमी पड़ेगी, ऐसा लगता है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पिछली बोर्ड बैठक में म्यूचुअल फंड की टोटल एक्सपेंस रेशियो टीईआर पर कोई फैसला नहीं किया और तय हुआ कि टोटल एक्सपेंस रेशियो पर सेबी की तरफ से नया सुझाव पत्र लाया जाएगा। म्यूचुअल फंड हाउसेस का अपना विचार है, अब जब नया सुझाव पत्र लाया जाएगा तो म्यूचुअल फंड हाउसेस टीईआर पर अपनी राय रखेंगे। सर, किस तरीके की राय रख सकते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस? हाँ शुभम, पिछले हफ्ते हम लोगों ने, जब विपुल सिंह हमारे साथ इस कार्यक्रम में थे और उस दौरान सेबी की बैठक पर हम लोग आपको रिपोर्ट कर रहे थे, तब हमने आपको बताया था कि आश्चर्यजनक रूप से सेबी ने अंतिम मौके पर म्यूचुअल फंड्स पे एक समान टीईआर, एक किस्म की जो म्यूचुअल फंड फीस होती है जिसको कि टोटल एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, उसे लगाने का प्रस्ताव वापस ले लिया था। इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी थी, बहस हो चुकी थी। माना जा रहा था कि अगर टोटल एक्सपेंस रेशियो कम किया जाएगा म्यूचुअल फंड का तो हमारे आपके जैसे जो सामान्य म्यूचुअल फंड निवेशक हैं उन्हें उसका लाभ होगा क्योंकि उनकी लागत कम होगी। रहस्यमय तरीके से सेबी ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया था और सेबी ने कहा था कि इस पूरे प्रस्ताव के लिए दोबारा चर्चा पत्र लाया जाएगा। चर्चा पत्र लाया जा चुका है, उस पर चर्चा हो चुकी है, संभावना थी कि यह फैसला होगा, पर बाकी फैसले हुए, यह फैसला पीछे हट गया। अब दूसरा चर्चा पत्र आने वाला है। इस बीच में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इसका बड़ा विरोध भी कर रही थी। जो खासतौर से जो बड़े म्यूचुअल फंड थे वो टीईआर को एक समान टीईआर के पक्ष में नहीं थे और उस दिन, जिस दिन ये फैसला वापस हुआ, उस दिन म्यूचुअल फंड कंपनियों के एएमसीज के स्टॉक्स में तेज बढ़ोतरी भी देखी गई थी। अब म्यूचुअल फंड का कंपनियां एएमसी सेबी को ऐसी सलाह देती बताई गई हैं, बताया गया है कि पहली चीज़ तो ये कि पूरे म्यूचुअल फंड उद्योग पर एक समान टीईआर नहीं लगाया जाना चाहिए, यानी एक समान फीस नहीं लगाई जानी चाहिए। इक्विटी के हिस्सों में इंडस्ट्री का मानना यह है कि अलग अलग कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड हैं उन कैटेगरी के हिसाब से उनका टोटल एक्सपेंस रेशियो तय किया जाना चाहिए। लार्ज कैप के लिए अलग होना चाहिए, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग होना चाहिए, स्मॉल कैप के लिए अलग होना चाहिए, आर्बिट्राज फंड जो हैं उनके लिए अलग तरीके से का रेशियो लगाया जाना चाहिए। अब ये बात सेबी के ऊपर है कि सेबी अपने नए चर्चा पत्र में कौन सा नया सुझाव या प्रस्ताव लेकर आती है, लेकिन जिस तरह से प्रस्ताव वापस हुआ सेबी के बोर्ड से, उसे लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इससे पूरी तरह सहमत नहीं थी। ये देखने वाली बात होगी क्योंकि ये निवेशकों के लिए, आम निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर होने वाली है। उनसे जो फीस वसूली जाती है म्यूचुअल फंड कंपनियों की तरफ से, उसमें कमी होगी, बढ़ोतरी होगी या वैसी ही बनी रहेगी, ये नए चर्चा पत्र से हमें पता चलेगा। एडटेक कंपनी बायजूस के प्रमोटर ने 2015 के बाद 40 सेकेंडरी ट्रांजैक्शन के जरिए, 40 सेकेंडरी ट्रांजैक्शन मतलब कि जैसे एक तो फंडिंग उठाते हैं तो उसको प्राइमरी ट्रांजैक्शन बोला जाता है और उसके बाद जो दूसरे ट्रांजैक्शन होते हैं उसके पीछे उनको सेकेंडरी ट्रांजैक्शन बोला जाता है। उनके जरिए $408 मिलियन से ज़्यादा के शेयर बेचे। 2015-16 के बाद कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी 71.6% से घटकर 21.2% रह गई। दूसरी तरफ एक और खबर आई। खबर यह आई कि जो बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान है
वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है बायजूस के साथ, एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसको शायद रिन्यू नहीं करेंगे, कंपनी भी उन्हें अप्रोच नहीं करेगी और शाहरुख खान भी शायद उसको साइन नहीं करेंगे। 4 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, सालाना कॉन्ट्रैक्ट था। 2017 में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शाहरुख खान ने इसको साइन किया था। सर चलिए सर, प्रमोटर वाली ये एम्बेसडर वाली बात तो छोड़ दीजिए, प्रमोटर आखिर क्यों निकल रहे हैं लगातार? सेकेंडरी सेल्स उस समय हुई शुभम बायजूस में, जिस समय बायजूस सबसे ज़्यादा मुश्किल में थी। यानी बायजूस अपने निवेशकों को, जिन निवेशकों को उसने अपनी प्राइमरी सेल में हिस्सेदारी बेची थी और उन्हें सहमत करने की कोशिश कर रही थी कि कंपनी के वैल्यूएशन पर सवाल ना उठाए जाए, कंपनी तो मजबूत है, ताकतवर है और इसका बाजार अच्छा है, इसे भविष्य में बेहतर रेवेन्यू मिलेगा। हालांकि जो निवेशक थे उन्होंने माना नहीं, बायजूस का वैल्यूएशन $22 बिलियन से घटाकर करीब $5-5.5 बिलियन के आसपास कर दिया। लेकिन इस बीच जो प्रमुख बड़े प्रमोटर्स थे, जिसमें बायजू रविंद्रन उनके परिवार के सदस्य थे, उन लोगों ने सेकेंडरी ट्रांजैक्शंस में अपने स्टॉक्स को बेचा है। ये इस बात का संकेत देता है कि कुछ अंदर भीतर भी चुनौतियां थी, कंपनी के भीतर, कंपनी से बाहर नहीं थी। हालांकि अभी हाल में जब बायजू रविंद्रन ने अपने कर्मचारियों के साथ टाउन हॉल किया था और उन्हें बाद में उस मेल लिखा था, उस मेल में उन्होंने इस बात का इशारा भी किया था, ऐसा रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने सेकेंडरी मार्केट से, यानी जो सेकेंडरी सेल हुई है शेयर की उनके किसी दूसरे प्रमोटर की, वो उन्होंने खरीदी थी और जो उस बिक्री जो बेची थी, उस बिक्री से मिली हुई सारी राशि कंपनी में वापस इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। पर बायजूस के भीतर काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा है अलग अलग मोर्चों पर, जिसमें कंपनी के अकाउंटिंग खातों से लेकर कंपनी के शेयर धारकों और प्रमोटर्स के सैलाब तक है, जो कंपनी को लेकर भरोसे में डगमगाए हुए भरोसे का इशारा करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के उल्लंघन के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सोमवार को उद्योगपति अनिल अंबानी से 7 घंटे पूछताछ की। इसके बाद मंगलवार को अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी से भी पूछताछ हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर पता नहीं चला कि किस मामले को लेकर ये पूछताछ थी। सर कोई भनक, क्या चर्चा है? ऐसा लग रहा है कि पेंडोरा पेपर्स का एक पूरा मामला था, उस मामले में शायद ईडी ने अनिल अंबानी से पूछताछ की है। अनिल अंबानी को जो संकेत मिलने से सबसे, अनिल अंबानी को पिछले साल अगस्त में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिस भेजा था ब्लैक मनी लॉ के अंडर में, जो एंटी ब्लैक मनी लॉ आया था, जिसमें करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास के टैक्स के इवेजन का, ये चोरी का मामला बना था और ये 824 करोड़ रुपए के फंड्स का कुछ ट्रांजैक्शन स्विस बैंकों के जरिए हुआ था। ये माना जा रहा है कि पूछताछ उस सिलसिले में शायद की गई है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। जो आज दिन की सबसे बड़ी खबर है वो है कच्चे तेल के बाजार पर। लेकिन कच्चे तेल के बाजार पर भारत के संदर्भ में जिस खबर को हम सबसे बड़ी खबर मान रहे हैं, उसकी जो पृष्ठभूमि है वो तेल की कीमतों से लिखी जाती है। तो पहले तेल की कीमतों से जुड़ी एक खबर। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों को सहारा देने के लिए 2 सबसे बड़े निर्यातक देश यानी सऊदी अरब और रूस ने कच्चे तेल के उत्पादन को घटाने का फैसला किया है। क्यों किया है? कि भाई कच्चे तेल की कीमतों को सहारा मिल सके और इकोनॉमी को उनकी सहारा मिल सके। इस वजह से हुआ क्या कि कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिली, लेकिन भाव बहुत चढ़कर भी अभी $75 के करीब ही हैं। सर कितनी कटौती की जाएगी और कितना असर होगा इसका? शुभम, ऑयल बुल्स फिर वापसी करते दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद जो कच्चे तेल का बाजार था, जो पिछले करीब 2-3 महीने से बेयर्स की चपेट में था और तेल की कीमतें $72-73 के आसपास थी, अब वो 76 की तरफ रुख करने लगी। और इसकी 2 बड़ी वजह है कि सऊदी अरब ने बैक टू बैक दूसरी उत्पादन में कटौती की है। सऊदी अरब ने ये डिसाइड किया है कि वो करीब 5 लाख बैरल के आसपास तेल की कटौती करेगा और रूस ने भी अपने यहाँ उत्पादन में कटौती का फैसला किया है। इन 2 प्रमुख उत्पादकों ने, ओपेक देशों ने, के उत्पादन में कटौती के साथ कच्चे तेल की आपूर्ति बाजार में कम होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा अल्जीरिया ने भी कहा है कि वो 20 लाख बैरल के आसपास कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करेगा। एक और बड़ा उत्पादक है, इसकी कटौती 1 अगस्त के बाद शुरू होगी, यानी अगस्त के महीने में आएगी। सऊदी के अनाउंसमेंट के बाद और मॉस्को की तरफ से इस बात संकेत के बाद कच्चे तेल के बाजार में अब तेज़ी वापस लौटती दिखाई दे रही है। हालांकि कच्चे तेल के बाजार को में तेज़ी को रोकने वाले बहुत सारे कारक मौजूद हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक चीन की तरफ से आता है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था में रिकवरी नहीं दिखाई दे रही। पर चीन यहाँ किसी दूसरे संदर्भ में, भारत के संदर्भ में आएगा, जो हमारी आज की सबसे बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर दरअसल ये है कि भारत जो रूस से कच्चा तेल खरीद रहा था, अब तक उस पर खबरें कैसी थीं? अब तक उस पर खबरें ये थीं
कि रूस से सस्ता तेल भारत खरीद रहा है। भुगतान को लेकर एक संकट था, भुगतान को लेकर बात यह थी कि रुपए में भुगतान नहीं ले रहा रूस। रूपी रूबल ट्रेड ने का जो समझौता था वो दम तोड़ता दिखा। फिर विकल्प क्या निकला? फिर विकल्प ये निकला कि ठीक है भाई, रुपया मत लीजिए, दिरहम ले लीजिए, दिरहम हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दिरहम में भुगतान हुआ। लेकिन अब ताजी खबर यह है कि रूस से खरीदे कच्चे तेल का भुगतान करने के लिए भारतीय तेल कंपनियां चीन की करेंसी युआन का इस्तेमाल कर रही हैं। जी हाँ, क्योंकि भारत की तरफ से रुपए में हुआ भुगतान रूस के लिए चुनौती बना हुआ है। प्रतिबंधों की वजह से डॉलर में भुगतान हो नहीं रहा है, तो रुपया नहीं, डॉलर नहीं, दिरहम नहीं, बात आके अटक गई चीन के युआन पर। सर, युआन में क्यों करना पड़ा भुगतान? आपको याद होगा कि जब मार्च में शी जिनपिंग मॉस्को में पुतिन से मिलने गए थे यात्रा पर, जो शिखर बैठक हुई थी और जो 12-15 बिंदुओं का एक मसौदा जारी हुआ था, उसके तत्काल बाद, उस बातचीत के बाद जिसमें युआन को रूस ने परोक्ष रूप से अपने मुख्य ट्रांजैक्शंस की करेंसी बना लिया था, उसके तुरंत बाद रूस से भारत में पहला संदेश आया था और ये संदेश था कि रुपए में अब कच्चे तेल का भुगतान नहीं लिया जाएगा, किसी दूसरी करेंसी की व्यवस्था करनी होगी। अगर आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं तो इस खबर को हमने विस्तार के साथ आपको बताया था। ये वहाँ से चुनौती शुरू हुई। चीन का रूस पर दबाव है, चीन रूस का सबसे बड़ा ग्राहक भी है, चीन रूस में इस समय सबसे बड़ा निवेशक भी है, और हम लगातार आपको बताते रहे कि पूरी तेल की अर्थव्यवस्था में चीन की पैठ काफ़ी गहराई तक हो चुकी है। और अब स्थिति ये आ गई कि जो तेल के सप्लायर कंपनियां हैं, उन्होंने भारत की कंपनियों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वो युआन में भुगतान करें। उस समय जब ऐसी चर्चा हो रही थी, उस समय भारत सरकार ने मामले को दूसरी तरफ टालने के लिए दिरहम का इस्तेमाल किया था और रूस उस बात से मान भी गया था कि वो भारत को तेल का भुगतान रुपए में के बजाय दिरहम में लेने को तैयार होगा। लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि भारत की प्राइवेट और शायद सरकारी कंपनियों ने भी अभी हाल में जो तेल के भुगतान हुए उनमें चीन की करेंसी का, युआन का इस्तेमाल किया है। भारत की कंपनियां जो रूस का तेल खरीदती हैं, वो दुबई के कुछ बड़े ट्रेडर्स हैं, बायर्स हैं, उन्हें देती हैं। जैसा आपको पता है कि डॉलर में भुगतान करना असंभव है रूस को, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो उसके विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर जाने के बाद भी उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है भारत की हाल फिलहाल की कोशिशों में, जिसमें युआन अंततः भारत के और रूस के बीच पेमेंट में आ ही गया है, चाहे भले वो चीन के दबाव की वजह से आया हो। सर, लेकिन भारत और चीन के जो रिश्ते हैं हमेशा किस तरीके से चर्चा में रहते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, कभी कि भारत की चीन की कंपनियों की स्क्रूटनी कर रहा है। ये जिस तरीके के संबंध है, आपको लगता है ये युआन में भुगतान बहुत लंबे समय तक चल पाएगा? मजबूरी जैसी स्थिति है और भारत इसको नकार शायद नहीं पा रहा, कंपनियां नकार नहीं पा रही। उसकी वजह क्या है? आपको याद होगा कि जब गोवा में SCO की एक बैठक हुई थी, उस बैठक में रूस के विदेश मंत्री लावरोव आए थे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से भारत के विदेश मंत्री की मौजूदगी में ये बात कही थी कि जो रुपए में भुगतान किया गया है, जो रुपया पड़ा हुआ वो भारत में ही रखा हुआ है, क्योंकि उसका वो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोगों ने इकोनॉमिकम में एक विस्तार से भारतीय रुपए की अंतर्राष्ट्रीयकरण की संभावनाओं पर चर्चा भी की थी, उसमें हमने आपको संकेत भी दिया था। और उसी समय से ये बात बनने लगी थी कि भारत को अगर रूस से तेल खरीदना है, क्योंकि सस्ता कच्चा तेल है, $60 पर बैरल से नीचे के रेट से मिल रहा है, भारतीय कंपनियों को मुनाफा हो रहा है, तो कम से कम रुपए और रूबल में ट्रेड का तो काम बंद ही करना पड़ेगा, उसके जरिए नहीं होगा, युआन के जरिए जाना पड़ेगा और या दिरहम के जरिए जाना पड़ेगा। भारत के लिए ये थोड़ी पेचीदगी की बात है और असमंजस की बात है। लेकिन सस्ता कच्चा तेल लेने के लिए भारत को ऐसा लगता है कि युआन की शरण में जाना पड़ा है और युआन के इस्तेमाल के जरिए कच्चा तेल का भुगतान करना पड़ा है। सर, अब ये जो भुगतान युआन में शुरू हो गया, तो जो रुपी रूबल का एक बनता दिख रहा था कि ठीक है ये भी एक स्थापित हो सकता है ट्रेड या व्यापार, उसकी उम्मीद खत्म माने? तेल के मामले में तो ऐसा संभव बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा, रूस के पास अभी निर्यात करने के लिए कुछ बड़ी चीज़ें है भी नहीं, तेल और गैस के अलावा रूस से भारत का निर्यात सबसे बड़ा निर्यात है, और इसलिए रुपी रूबल ट्रेड के बाहर होने से या रुपए में भुगतान बाहर होने से अब तो दो ही चैनल हैं, या तो दिरहम में पेमेंट किया जाए या युआन में पेमेंट किया जाए। इससे रुपी रूबल ट्रेड की बाकी संभावनाओं पर तो असर पड़ेगा ही शुभम। रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में भी चुनौतियां आएंगी, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेड रुपी रूबल का रशिया के साथ हो रहा था। हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी कि भारत के लिए भारतीय करेंसी का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना क्यों चुनौतीपूर्ण हो रहा है। करीब 32 देशों के साथ इसकी कोशिश की गई थी, वस्तु अकाउंट भी खोले गए थे, लेकिन उसमें सक्रियता
सरकार नहीं दिखाई दे रही। और भारत सरकार अगर युआन पर निर्भरता बढ़ाती है तो कूटनीतिक रूप से भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। इसलिए इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि शायद रूस से तेल की आयात में कमी की जाएगी। और जून के महीने में जो आंकड़े आए हैं उस हिसाब से भारत में रूस से आने वाले कच्चे तेल की आयात में अब कमी भी दिखाई दे रही है। सर, युआन की ताकत आप इसको किस तरह बढ़ते देख रहे हैं? अगर मान लीजिए ये एक और दो बड़े देश रूस और भारत ये करने लगे तो युआन को जो एक तरीके से एस्टेब्लिश करने की कोशिश थी इंटरनेशनल मुद्रा के तौर पर, और बल मिलेगा उस कोशिश को? चीन को काफ़ी बढ़त मिली है इससे। केवल भारत तो थोड़े से पेमेंट्स करने के लिए शायद मजबूर हुआ होगा, जैसा खबरों से पता चल रहा है। लेकिन युआन में दुनिया के दो सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर ट्रेड कर रहे हैं, एक सऊदी अरब और दूसरा रूस। आप देखिए सऊदी अरब और चाइना के बीच जो समझौता हुआ था जब शी जिनपिंग सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे, तो सऊदी अरब का क्रूड चाइना के बाजार में ट्रेड भी होता है, शंघाई के मार्केट में ट्रेड भी होता है, और दोनों देशों के बीच युआन में भुगतान का चैनल खुल चुका था। रशिया के साथ वैसे ही खुला हुआ है। तो दुनिया, और तीसरा जो सबसे बड़ा देश है जहाँ से तेल आता है, गैस आता है, वो ईरान है। तो अगर आप पूरी तेल अर्थव्यवस्था के तीन बड़े महत्वपूर्ण स्तंभों को देखें जो तेल के बड़े प्रोड्यूसर हैं, रूस, ईरान और सऊदी अरब, तो तीनों जगह युआन की हैसियत, युआन की ताकत काफ़ी बढ़ चुकी है। और ये युआन का जो पूरा जाल है, या युआन का जो पूरा शिकंजा है, वो अब उस रास्ते से फैल रहा है जिस रास्ते से आमतौर पर हमने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि चीन ने अपनी युआन की ताकत शुभम अपने निर्यात के जरिए स्थापित की थी, अपने ट्रेड के जरिए स्थापित की थी, या कर्ज के जरिए स्थापित की थी, जो चीन दुनिया के देशों को कर्ज देता था। तेल के सहारे बैठकर, तेल के माध्यम से जो चीन खुद ही खरीदता है, चीन तेल का इंपोर्टर है, उस तेल के रास्ते बैठकर चीन युआन को दुनिया के बाजारों में स्थापित कर रहा है। और चलते चलते बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि चीन अगले 2 साल में ऐसा माना जा रहा है कि तेल रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल हो जाएगा। अभी तक चीन जो कच्चा तेल मंगाता था वो अपनी खपत के लिए इस्तेमाल करता था, पर अब चीन में बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी लगाई जा रही है। सऊदी अराम को चीन में एक रिफाइनरी लगाने जा रही है। चाइना आने वाले समय में कच्चे तेल को खरीद कर उससे प्रोडक्ट बनाने वाली, निर्यात बनाने वाली एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप तौर में उभरने की तैयारी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं मनी सेंटर झटपट की ओर। कर्ज में फंसी एयरलाइंस गो फर्स्ट के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। ताज़ा मामला यह है कि सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट से इस महीने के आखिर में अगर कंपनी के खिलाफ फैसला आता है तो उसके लिए अपने ऑपरेशन शुरू करना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल कोर्ट अगर कंपनी को राहत नहीं देती है और इंजन सप्लायर कंपनी P&W को खराब इंजन बदलने के लिए कहती है तो गो फर्स्ट के लिए उड़ान भरना मुश्किल हो जाएगा, संभव नहीं रह जाएगा, और कंपनी का जो पूरा रिवाइवल प्लान है वो खतरे में पड़ सकता है। अगली खबर, समय पर उड़ानों के मामले में एयर इंडिया और स्पाइसजेट सबसे कमजोर हैं। सरकार के आंकड़े आए जिन्होंने ये बताया कि जून के दौरान एयर इंडिया की ऑन टाइम परफॉर्मेंस घटकर 70% के करीब रह गई, यानी कि केवल 70% उड़ानें ऐसी थी जो टाइम पर थी। मई में ये 83% से ज़्यादा थी। एक महीने के दौरान ऑन टाइम परफॉर्मेंस का 13% घटना किसी भी भारतीय एयरलाइंस के लिए अब तक का सबसे खराब आंकड़ा है। हालांकि समय से उड़ानों के संचालन के मामले में भारतीय एयरलाइन कंपनियों में सबसे खराब प्रदर्शन स्पाइसजेट का है। जून के दौरान स्पाइसजेट का ऑन टाइम परफॉर्मेंस सिर्फ 63.38% दर्ज किया गया। ट्विटर से जुड़ी 2 खबरें आई। ट्विटर धीरे धीरे अपनी अधिकतर सेवाओं को पेड कर रहा है, यानी उसके लिए पैसे ले रहा है। कंपनी ने ब्लू टिक के लिए पहले फीस वसूलना शुरू किया। अब ट्विटर डेक सेवा को ब्लूटूथ टिक के यूजर ही सीमित कर ले पाएंगे, यानी कि उन तक सीमित कर दिया गया है। कंपनी ने गैर ब्लू टिक यूजर के लिए रोजाना पढ़े जाने वाले ट्वीट को भी सीमित करने का फैसला लिया, यानी कि हर तरीके से जैसे भी पैसा लिया जा सकता है ले लीजिए। रिलायंस जियो ने 4G स्मार्टफोन जियो भारत को लॉन्च करने का ऐलान किया है। कंपनी ने जियो भारत की कीमत 999 रुपये तय की है। जियो ने 7 जुलाई से जियो भारत का बीटा ट्रायल शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी के मुताबिक जियो भारत का मासिक प्लान भी काफ़ी किफ़ायती है। कस्टमर को 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान के लिए सिर्फ 123 रुपये चुकाने होंगे। 999 का फ़ोन, 123 रुपये आपका मंथली टैरिफ। जियो भारत के कस्टमर को 14 GB 4G डेटा मिलेगा, यानी आधा GB डेटा रोजाना मिलेगा। ये जियो की तरफ से एक नया फ़ोन, सस्ता फ़ोन बाजार में
लाया गया है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? जियो की ये पहल दिलचस्प है और इसे बाजार में इसे जियो ने एक बेहद आक्रामक रणनीति के साथ लॉन्च किया है और ये कहा गया है कि ये 2G मुक्त भारत बनाने की कोशिश की गई है, 2G फ्री इंडिया कहा गया है। इस रणनीति को समझना ज़रूरी है और टेलीकॉम के बाजार में एक बड़ा फेरबदल इससे हो सकता है अगर जियो का ये 999 रुपये के फ़ोन का प्लान सक्सेस होता है। भारत में करीब 25 करोड़ ऐसे उपभोक्ता हैं जो अभी 2G सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं और जबकि आमतौर पर 3G और 4G सेवाएं शहरों में काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन जो इस पुराने फीचर फ़ोन रखने वाले उपभोक्ता हैं वो 2G सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं और इसमें भी बड़ा बेस वोडाफोन का है। अब इसके साथ जियो ने स्थायी तौर से जो 2G ग्राहकों का बेस है, वोडाफोन का बाजार है, उसे टारगेट करने की तैयारी की। यानी अगर इसमें से 25 करोड़ लोगों में से आधे भी लोग मूव कर जाते हैं 2G से इस नए फ़ोन के सहारे 4G के स्पेस में या 3G और 4G के स्पेस में मूव कर जाते हैं, तो उसका सीधा नुकसान वोडाफोन को होगा। वैसे भी 2G का इस्तेमाल अब धीमे धीमे सीमित होता जा रहा है। रिलायंस की ये रणनीति इस फ़ोन के आने के बाद पता चलेगा कि इस फ़ोन की क्वालिटी कैसी है और इससे किस तरीके की सेवाएं दी जाती हैं। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल, लेकिन कुछ रोचक खबरें और हैं जो आपको मिलेंगी मनी9 की वेबसाइट पर। जैसे एक रोचक खबर यह है कि पैन कार्ड पर अगर आपका नाम गलत छप गया तो इसको सही कैसे कराएं, इसका पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। यूटिलिटी की एक अच्छी खबर है, सरकारी बैंकों ने लोन देने का कुछ तरीका बदला है। ये तरीका अब आसानी से आपको लोन दिला देगा और बहुत कम समय में लोन दिला देगा। कौन से बैंक ला रहे हैं, क्या तरीका है, ये जानिए। एलपीजी का सिलेंडर महंगा हो गया कॉमर्शियल वाला, क्या असर होगा, रेस्टोरेंट की कीमतें कितनी बढ़ सकती हैं, कितने दाम बढ़े हैं, ये आपको पता चलेगा आज मनी9 की वेबसाइट पर। इसके अलावा ट्विटर को टक्कर देने के लिए मेटा एक नई ऐप लेकर आया है। क्या नाम है, कैसा काम है, क्या इस ऐप के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, सब कुछ आपको मनी9 की वेबसाइट पर मिलेगा। खबरें तैयार हैं, आइए और मनी9 की वेबसाइट को विजिट कीजिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, कल शाम को 7 बजे नए संस्करण के साथ मैं फिर आऊँगा। नमस्कार।